हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर्स हेवन में। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान न्यायिक सेवा, जिसको आरजीएस भी आप बोल सकते हैं, उसके प्रीलिम एग्ज़ाम के बारे में। जो राजस्थान का जुडिशियल सर्विस है, जुडिशरी की सर्विसेज हैं, उनका पहले आपका प्रीलिम्स होगा और फिर मेंस क्वेश्चन होगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए वीडियो खास है, क्योंकि आज हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आज इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हैं वो आरजीएस का ही है और उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो राजस्थान की न्यायिक सेवाएं हैं उनमें किस तरह का पेपर आता है। आपने अभी कुछ दिन पहले राजस्थान न्यायिक सेवाओं का जो नोटिफिकेशन है उसको देखा होगा। 44 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है सिविल जज के लिए। तो आज हम प्रीलिम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आता है, ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें, अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है, और यदि कहीं कोई कमी है तो उस तैयारी को जब तक आपकी प्रीलिम परीक्षा होती है आप लोग धार दे सकें। इसीलिए क्वेश्चन पेपर मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देर ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कै अतिचार बाबत प्रतिकर के लिए ख पर वाद लाता है। ख के पास कै का रुपये 50,000 का बंधपत्र है। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी 1908 के आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत वाद में कै को अभिनिर्णित की जाने वाली राशि में से उक्त रुपये 50,000 मुजरा करने की मांग है। कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस बारे में पूछा गया है। सीपीसी से पहला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, नहीं कर सकता, क्योंकि कै और ख की रुपये के संदाय के संबंध में हैसियत अलग अलग है। दूसरा है, नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही कै ने हक में अधिनिर्णय हो जाता है ख की दो हैसियतें हो जाती हैं। तीसरा है, कर सकता है क्योंकि जैसे ही कै के हक में अधिनिर्णय हो जाता है वैसे ही दोनों राशियां निश्चित धन संबंधी मांगे हो जाती हैं। अगला है, नहीं कर सकता क्योंकि दोनों राशियां निश्चित नहीं हैं। तो ये सीपीसी से पहला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एक टफ क्वेश्चन दिया है, एक प्रॉब्लम बताकर आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। आदेश 8 और नियम 6 के अंतर्गत पूछा गया है, इसलिए आप जो सारे रूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, सीपीसी को बड़े ध्यान से करें। अगला क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी फिर से सीपीसी से क्वेश्चन है। उसकी धारा 80 के अंतर्गत दिए जाने वाली लिखित सूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 1, वाद हेतु का एवं अनुतोष का कथन करना आवश्यक है। 2, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान का कथन करना आवश्यक है। 3, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के अलावा यदि अन्य प्रतिवादी गण हैं तो सभी प्रतिवादियों का नाम, वर्णन और निवास स्थान का कथन आवश्यक है। चौथा दिया गया है, ऐसे नोटिस को परिदत्त किए जाने के पश्चात 2 मास के अवसान पर वाद पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धारा 80 के बारे में, सीपीसी के बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। दूसरा सवाल है लगातार जो सीपीसी से पूछा गया है। आगे चलते हैं। आगे टीपीए से क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 116 का दृष्टांत है। यानी आपको सेक्शन दिया गया है, देखिए एग्जामिनर ने कैसे घुमाया है। उस सेक्शन का दृष्टांत पूछा गया है, दृष्टांत आपको बताना है। पहला, पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा एक पट्टेदार अपने पट्टेकर्ता के वर्तमान पट्टे के चालू रहने के दौरान प्रभावी होने के लिए प्रतिग्रहित करता है। दूसरा, पट्टाकर्ता कै पट्टेदार ख को पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने के लिए सूचना देता है। सूचना का अवसान हो जाता है उस भाटक की निविदा जो सूचना के अवसान से संपत्ति मदे शोध्य हुआ हो, ख करता है और कै उसे प्रतिग्रहित कर लेता है। तीसरा, ख को कै एक फार्म गै के जीवन प्रयत्न के लिए पट्टे पर देता है। गै की मृत्यु हो जाती है किंतु कै की अनुमति से ख कब्जा बनाए रखता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका टीपीए से है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पूछा गया है। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, संविधान से।
पहला ऑप्शन, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरा, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तीसरा, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। चौथा, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य को जब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए राज्यसभा द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प पर भारत के राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी कह सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, वहाँ से दिया गया है। आगे परिसीमा अधिनियम 1963 के बारे में पूछा गया है। चलिए, परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान अनुसार वाद तथा अनुच्छेद जिसमें परिसीमा अवधि विहित है का सही मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और 2 3 4 इधर किया हुआ है और दूसरी तरफ ए बै से और दै ये आपको दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इनको मिलान आपको करना है, नीचे मिलान करने के लिए आपको दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी शक्ति उस न्यायालय में निहित नहीं है जिसे डिक्री निष्पादन हेतु अंतरित की गई है। पहला ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति, यानी सीपीसी से क्वेश्चन है। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 50 के अधीन मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति। तीसरा, डिक्री के अंतरित की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति। और चौथा, डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति। चलिए 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल है, संविधान से है, निम्न में से कौन सा मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन परिधि से संबंधित है। केस लॉ है। पहला है अन्ना मैथ्यूज बनाम भारत संघ, दूसरा है अन्ना मैथ्यूज बनाम भारत का उच्चतम न्यायालय, तीसरा है अन्ना मैथ्यूज बनाम भारत का राष्ट्रपति और चौथा है अन्ना मैथ्यूज बनाम केरल राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 के अंतर्गत निम्न में कौन सी संसूचना प्रकटन से संरक्षित नहीं है। ए, कक्षीकार अपने वकील से कहता है कि उसने कै की गोली मारकर हत्या की है और वह चाहता है कि वह वकील उसकी प्रतिरक्षा करे। दूसरा है, कक्षीकार अपने वकील से कहता है कि उसने अमुक संपत्ति पर कब्जा कूट रचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया है और वह चाहता है कि वह वकील उसकी प्रतिरक्षा करे। तीसरा, कक्षीकार अपने वकील से कहता है कि वह कूट रचित वसीयत के आधार पर अमुक संपत्ति अभिप्राप्त करना चाहता है और इस आधार पर वह वाद लाए। या चौथा, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एविडेंस एक्ट की धारा 126 के बारे में बात की गई है कि कौन सी संसूचना जो प्रकटन है उससे संरक्षित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है सीपीसी से सवाल। पूछा क्या गया है, सीपीसी के आदेश 21 नियम 43 व नियम 68 के प्रावधान के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। 1, जब अभिग्रहित संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृतिया क्षयशील है तब उसका तुरंत ही विक्रय कर सकेगा। 2, स्थावर संपत्ति का विक्रय तब तक न होगा जब तक कि उस तारीख से जिसको उद्घोषणा के प्रति विक्रय का आदेश देने वाले न्यायाधीश के न्यास सदन में लगाई गई है गणना करके कम से कम 15 दिन का अवसान न हो गया हो। तीसरा, जंगम संपत्ति का विक्रय तब तक न होगा जब तक कि उस तारीख से उसको उद्घोषणा की प्रति विक्रय का आदेश देने वाले न्यायाधीश के न्यास सदन में लगाई गई है गणना करके कम से कम 7 दिन का अवसान न हो गया हो। चौथा, स्थावर संपत्ति का विक्रय तब तक न होगा जब तक कि उस तारीख से उसको
उद्घोषणा की प्रतिविक्रय का आदेश देने वाले न्यायाधीश के न्यास सदन में लगाई गई है, गणना करके कम से कम 1 माह का अवसान न हो गया हो। आगे चलते हैं। संविधान से सवाल है, पूछा गया है भारत के संविधान की किस सूची में सिविल प्रक्रिया संहिता सम्मिलित है। ऑप्शन ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची या डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे दृष्टांत दिए गए हैं। निम्न दृष्टांत में से किस दृष्टांत में प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। ग एक ऐसे अतिशोध्य विनिमय पत्र का धारक है जिसे कै ने ख के प्रतिभू के रूप में लिखा है और ख ने प्रतिग्रहित किया है। डै से ख को देने की संविदा करता है। दूसरा, ख एक ऋण का जिसकी प्रत्याभूति कै ने दी है, ग को देनदार है, ऋण दे हो जाता है। ऋण दे हो जाने के पश्चात 1 वर्ष तक ख पर ग वाद नहीं लाता। तीसरा, ख को 1 मार्च को 5,000 रुपये देने की संविदा ग करता है। कै उस ऋण के प्रतिसंदाय हेतु प्रत्याभूति देता है। ग रुपये 5,000 ख को अगली माफ कीजिएगा 1 जनवरी को दे देता है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, दृष्टांत से पूछा गया है और प्रतिभू के दायित्वों के बारे में बात की गई है कि प्रतिभू के दायित्व कब उन्मोचित हो जाते हैं। तो ऐसे सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन सवालों को आपको बड़े ध्यान से करना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कै रुपये 25,000 की डिग्री ख के विरुद्ध अभिप्राप्त करता है। ग जो ख का न्यासी है, ख की ओर से कै के विरुद्ध रुपये 25,000 की डिग्री प्राप्त करता है। तो ये एक दृष्टांत है और इस दृष्टांत के बारे में ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए ख ग की डिग्री को प्रति डिग्री के रूप में बरत सकता है। दूसरा है ख ग की डिग्री को प्रति डिग्री के रूप में नहीं बरत सकता। तीसरा है ग उसकी डिग्री को प्रति डिग्री के रूप में बरते जाने से इनकार कर सकता है। और चौथा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। डिग्री से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, परिसीमा अवधि की किस मौलिक कानूनी सिद्धांत पर आधारित है। यानी परिसीमा अवधि के संविधि के बारे में पूछा गया है, यानी लिमिटेशन एक्ट के बारे में पूछा गया है। यह है विग्लिनिटिबस डोन डोरिमिनेटिस जूरा सबविनियंट। दूसरा है एक्टोरी इनक्यूम्बिट ओनस प्रोबोएंडी। तीसरा है फ्रुस्ट्रा प्रोबोटर क्योड प्रोबंटम नॉन रेवेलेंट। और चौथा है नीमो पोटेस्ट इजी टेंस्टेंस डी डोमिनियस। तो ये 4 दी गई हैं। इसमें बताना है आपको जो लिमिटेशन एक्ट है किस कानूनी सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे पूछा गया है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 21 के प्रायोजन के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए जहां विनिर्दिष्ट पालन अनुदत्त नहीं किया जाता है, केवल उन्हीं मामलों में प्रतिकर दिलाया जा सकता है। दूसरा, जहां वाद में प्रतिकर की मांग नहीं की गई वहां प्रतिकर नहीं दिलाया जा सकता। तीसरा है जहां संविदा विनिर्दिष्ट पालन के अयोग्य हो गई है वहां प्रतिकर नहीं दिलाया जा सकता। और चौथा है यदि वादी ने वाद प्रस्तुत करते समय प्रतिकर की मांग नहीं की है वह प्रतिकर की मांग करते हुए अपने वाद पत्र में संशोधन नहीं कर सकता। तो 14वां क्वेश्चन आपने देखा। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत यानी टीपीए से पूछा गया है सवाल है, स्थावर संपत्ति के बंधकों और भारों के विषय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, अंतरंक बंधककर्ता और अंतरिति बंधकदार कहलाता है। दूसरा, वह विलेख जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है बंधक विलेख कहलाती है। तीसरा, सादा बंधक में बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त किया जाता है। चौथा है बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बाबत प्रावधान अधिनियम 1882 की धारा 63 में किया गया है। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 से सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लिया गया है, पर सवाल कैसे पूछा गया एग्जामिनर ने आपको घुमाया कहाँ है, ये घुमाया आपको केस लो देकर के कहाँ निजता के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया है।
ए एसोसिएशन फॉर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ, बी राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ, सी नवतेज सिंह जोहार बनाम भारत संघ, या डी जस्टिस के एस पुट्टो स्वामी सेवानिवृत्त व एक अन्य बनाम भारत संघ व अन्य। ये आपको पूछा गया है, सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 46 के अंतर्गत सीपीसी से क्वेश्चन है, भेजे गए आज्ञा पत्र के अधीन कुर्की मास से अधिक चालू नहीं रहेगी। ये बताना है, 1 या 2 या 3 या फिर 6। आगे चलते हैं। जब विशिष्ट शब्दों का अनुगमन सामान्य शब्दों द्वारा किया जाता है तो उन सामान्य शब्दों का अर्थ भी उन विशिष्ट शब्दों के संदर्भ में किया जाना चाहिए एवं सामान्य शब्दों को भी उतना ही सीमित माना जाना चाहिए जितना विशिष्ट शब्द है। उपरोक्त नियम है ऑप्शन ए सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का नियम, ऑप्शन 2 व्याख्या का स्वर्णिम नियम, ऑप्शन 3 सजातीय व्याख्या का नियम, या ऑप्शन डी सहयोजन का नियम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में निम्न में से किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा कोई विवाह का अयोग्य अधिकार नहीं है और समान लिंग युगल एक मूलभूत अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकते। केस लो पूछा गया है। ऑप्शन 1 सुप्रियो और सुप्रिया चक्रवर्ती एवं एक अन्य बनाम भारत संघ, बी सुभाष देसाई बनाम मुख्य सचिव एवं एक अन्य, तीसरा डॉक्टर जय ठाकुर बनाम भारत संघ, और चौथा देवगुप्ता बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्णित ऋणी डिक्रीदार को कालिक संदाय प्रतिभूत करे उक्त आदेश न्यायालय द्वारा किस प्रकार के डिक्री के निष्पादन में दिया जा सकता है। ऑप्शन 1 दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की डिक्रियों का निष्पादन, बी स्थावर संपत्ति के लिए डिक्रियों का निष्पादन, 3 दस्तावेज के निष्पादन के लिए डिक्री का निष्पादन, या 4 फर्म के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन। आगे चलते हैं। फिर सीपीसी सवाल है। सीपीसी से ज़्यादातर सवाल आपको देखने को मिल रहे होंगे। सीपीसी की बात की गई है कि वाद की प्रथम सुनवाई से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करने से, 2 प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करने से, 3 आदेश 10 नियम 2 के अधीन परीक्षा करने से, या डी नहीं माफ कीजिए, इसमें 4वां ऑप्शन है विवादकों की विरचना से। आगे है मिलान करने के लिए, आपको मिलान करना है, बताना है। मिलान दिया गया प्रशासनवाद में डिक्री, शुफा के दावे में डिक्री, संपत्ति के विभाजन के बाद में डिक्री, कब्जा व अंतःकालीन लाभ के लिए डिक्री। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन से आदेश कौन से नियम हैं, यानी सीपीसी यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। आपको आदेश और नियमों को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से मिलान आपको करने हैं, कौन कौन से सही हैं, उसको आपको करेक्ट करना है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि विबंध के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 विबंध का सिद्धांत साम्य के नियम से मान्यता प्राप्त है, 2 विबंध का सिद्धांत केवल लोक नीति के पहलू से संबंधित है, 3 विबंध का सिद्धांत पक्षकारों के व्यवहार से उत्पन्न होता है, या चौथा विबंध का सिद्धांत एक अवयस्क के विरुद्ध लागू नहीं होगा। चलिए फिर एक कहावत दी गई है, कानूनी कहावत, उसके बारे में पूछा गया है। कानूनी कहावत अट रेस मैगिस वैलियंट ओमान ओनाम परिएटिस ये कहलाती है। ये कैसी कहावत है, उसका अर्थ पूछा गया है कि सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का नियम, उचित निर्माण का नियम, एजुजडम जेनरिस का नियम, या व्याख्या का स्वर्णिम नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कै डिक्रीदार है तथा कै निर्णित ऋणी। कै द्वारा कै से धन उधार लिया गया। तत्समय हुए करार में यह शर्त उल्लेखित थी कि कै के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अधीन संदेह सभी धन भी उक्त उधार लिए गए धन को चुकाने तथा कुर्की हेतु दायी होगा। ऑप्शन 1 ऐसा करार कै की प्रत्याशा पर शून्य करणीय है, 2 ऐसा करार विधिपूर्ण है, 3 ऐसा करार प्रारंभतः शून्य है, या 4 प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे करार के शून्य करणीय होने, विधिपूर्ण होने अथवा शून्य होने के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। चारों में आपको सही आंसर करना है। आगे चलते हैं।
निम्न में से किस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 90 की उपधारा के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मंतव्य दिया कि 30 साल से अधिक पुराने दस्तावेजों की प्रामाणिकता एवं नियमितता वसीयत के मामले में लागू नहीं है? केस लो है, केस लो में पूछा गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पूछा गया 1872 के बारे में। केस लो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। रामकृष्ण मोहापात्रा एवं अन्य बनाम गंगाधर मोहापात्रा वन्य। दूसरा है आशुतोष सामंत मृतक जरिए विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम एस एम रंजन बालादासी एवं अन्य। तीसरा है लुपिन लिमिटेड बनाम जॉनसन एंड जॉनसन। चौथा है रानी पूर्णिमा देवी व एक अन्य बनाम कुमार खगेंद्र नारायण देव व एक अन्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर से सीपीसी का क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा कथन सही है जब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 46 नियम 1 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रश्न का निर्देश कर दिया गया है? पहला, निर्देश करने के पश्चात उस निर्देश पर उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं होने तक निर्देश करने वाला न्यायालय उस मामले में आगे कार्यवाही हेतु अग्रसर नहीं हो सकेगा। दूसरा है, निर्देश करने के पश्चात निर्देश करने वाला न्यायालय मामले में कार्यवाही करते हुए उच्च न्यायालय को विनिर्दिष्ट किए गए विषय बिंदु के विनिश्चय पर समाश्रित डिक्री पारित कर सकेगा। तीसरा है, निर्देश करने के पश्चात निर्देश करने वाला न्यायालय मामले को पक्षकार को इस निर्देश के साथ लौटा देगा कि निर्देश पर उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त होने के पश्चात पुनः पेश करें। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। सीपीसी से सवाल आदेश 46 और नियम से पूछा गया है, यानी आदेश 46 और नियम नंबर 1 ये आपको डिफाइन करने के लिए दिया गया है 4 ऑप्शन में। इसमें से सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भूस्वामी तथा किराएदारों के मध्य किराए पर दिए गए परिसर का किराया 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाए जाने का करार दिनांक 1/1/2024 को किया गया। धारा 7 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अंतर्गत ऐसा करार ऑप्शन 1 विधिपूर्ण है, 2 किराएदार के विकल्प पर शून्यकरणीय है, 3 भूस्वामी के विकल्प पर शून्यकरणीय है, या चौथा प्रारंभतः ही शून्य है। आगे चलते हैं। किसी एक विधायिका द्वारा निर्मित विधि अन्य विधायिका के क्षेत्र को आनुषंगिक रूप से प्रभावित करती है तो निम्न में से निर्वचन के किस सिद्धांत को लागू किया जाता है? ऑप्शन 1 पृथक्करण का सिद्धांत, बी सारत्व ग्रहण का सिद्धांत, तीसरा है रंगनीय विधान का सिद्धांत और चौथा है कठोरता का नियम। चलिए, इन 4 ऑप्शन में से एक आपको सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से सही नहीं है, यह बताना है क्या सही नहीं है। ऑप्शन 1 संपत्ति में ऐसा हित जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित है उसके द्वारा अंतरण किया जा सकता है। दूसरा, लिखत से अवसीयती लिखत अभिप्रेत है। तीसरा, कोई सुखाचार अधिष्ठायी स्थल से पृथकतः अंतरित नहीं किया जा सकता। और चौथा है, हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 20 क्लोज 3 के अंतर्गत मध्यवर्ती लाभ इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 1 सहमत हुआ किराया जैसा कि 2001 के अधिनियम की धारा 4 में विहित है। ऑप्शन नंबर 2 भूस्वामी को परिसर के उपयोग से वंचित करने की क्षतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर 3 किराए का पुनरीक्षण जैसा कि 2001 के अधिनियम की धारा 7 में विहित है। ऑप्शन नंबर 4 2001 के अधिनियम की धारा 6 क्लोज 2 के अनुसार किराए का पुनरीक्षण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीपीसी से क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कौन से आदेश में डिक्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश भी आता है? आदेश 41, आदेश 43, आदेश 45 या आदेश 47? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1, समान कार्य के लिए समान वेतन। 2, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 3, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 4, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी सीपीसी से है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 10 और नियम 2 के अंतर्गत पक्षकारों की मौखिक परीक्षा के पीछे उद्देश्य है। विवादग्रस्त बातों के विशदीकरण हेतु। 2, साक्ष्यों की पूर्व परीक्षा हेतु। 3, तथ्यों एवं विधि के विवादकों की खोज हेतु। 4, स्वीकृत तथ्यों की खोज हेतु। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। निम्न में कौन सा अपीलनीय आदेश नहीं है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21, नियम 34 के अधीन आदेश। दूसरा ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6, नियम 17 के अधीन आदेश। तीसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22, नियम 10 के अधीन आदेश। चौथा है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 25, नियम 2 के अधीन आदेश। आपको बताना है। आगे आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, इसको आपको सही करना है। रामलाल एक मोटरसाइकिल क्रय करता है यानी खरीदता है तथा उसका बीमा करवाता है। बाद में वह बीमा कंपनी से क्लेम प्राप्त करने के आशय से अपनी मोटरसाइकिल को संत्यक्त कर देता है। रामलाल ने कौन सा अपराध कारित किया है? 1, रिश्ती। 2, छल। तीसरा, आपराधिक दुर्विनियोग। चौथा है आपराधिक न्यासभंग। आगे चलते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत घरेलू कर्मकार की परिभाषा में निम्न में कौन शामिल नहीं है? 1, अस्थायी रूप से नियोजित महिला। 2, स्थायी रूप से नियोजित महिला। 3, अंशकालिक नियोजित महिला। और 4, नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मानहानि के अपराध के लिए अपवाद की श्रेणी में नहीं आता? पहला ऑप्शन है सत्यवाद का लांछन, जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। दूसरा, लोक सेवकों का लोकाचरण। तीसरा, न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्षियों तथा संतृप्त तथा व्यक्तियों का आचरण। चौथा, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार न रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई ऐसे अन्य व्यक्ति की परिनिंदा। आगे एक प्रॉब्लम दी गई है, बड़ी प्रॉब्लम है, इसको आपको समझना है और ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करना है। इनको समझना ज़्यादा जरूरी है। रमेश एवं सुरेश के मध्य किसी बात को लेकर बहस हो गई। रमेश ने सुरेश को भद्दी भद्दी गालियां देना आरंभ कर दिया, जिससे सुरेश को अचानक गंभीर प्रकोपन कारित हुआ और सुरेश के बगल में उसका एक डंडा रखा था। अचानक हुए प्रकोपन के प्रभाव में उसने अपने दाहिने हाथ से डंडा उठाया। विजय, जिसकी रमेश के साथ पुरानी रंजिश है तथा वह हर सूरत में रमेश को मारना चाहता है, पास में ही खड़ा है, सब देख रहा था। वह अचानक वहां पहुंच जाता है तथा सुरेश से कहता है कि कैसे इंसान हो, खड़े खड़े माँ बहन की गालियां सुन रहे हो, डंडे से कुछ होने वाला नहीं है, ये लो रिवॉल्वर। ऐसा कहकर वह सुरेश को एक रिवॉल्वर थमा देता है एवं सुरेश रिवॉल्वर लेकर रमेश पर फायर कर देता है, जिससे रमेश की मृत्यु कारित हो जाती है। सुरेश एवं विजय ने क्या क्या अपराध कारित किया है? पहला ऑप्शन है दोनों ने हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया है। दूसरा है सुरेश ने हत्या का एवं विजय ने हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया है। तीसरा है विजय ने हत्या का एवं सुरेश ने हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया है। और चौथा है दोनों ने हत्या का अपराध कारित किया है। आईपीसी से क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यान से करना है। अब आपके सामने बीएनएस भी आ गया है, आईपीसी और बीएनएस आपको दोनों करने हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिनको आपको बड़े ध्यान से करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले को सेशन सुपुर्द करते समय अभिरक्षा में चल रहे अभियुक्त को दंडनायक कितनी अवधि तक के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा? पहला ऑप्शन 15 दिन की अवधि के लिए। दूसरा, सेशन न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जाने की तिथि तक के लिए। तीसरा, विचारण के दौरान और समाप्त होने तक के लिए। चौथा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में वर्णित 60 या 90 दिन। जैसा भी मामला हो,
में से शेष बची अवधि के लिए, ये आपको बताना है। 41वें क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत भावी दत्तक माता पिता की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, भावी दत्तक माता पिता बालक को अच्छा पालन पोषण प्रदान करने के लिए उसका दत्तक ग्रहण करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य, वित्तीय रूप से सुदृढ़, मानसिक रूप से सचेत और अत्यंत प्रेरित होंगे। दूसरा, दंपत्ति की दशा में दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होगी। तीसरा, कोई एकल पुरुष किसी बालिका को दत्तक ग्रहण के लिए पात्र है। चौथा, कोई एकल या विच्छिन्न विवाह व्यक्ति भी मानदंडों को पूरा करने के अधीन रहते हुए तथा प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार दत्तक ग्रहण कर सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्वेषण करने हेतु सक्षम नहीं है? पहला ऑप्शन, थाने का भार साधक अधिकारी। दूसरा, एक दंडनायक। तीसरा, दंडनायक से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो दंडनायक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है। चौथा, राज्य का पुलिस महानिदेशक। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 33 के अंतर्गत किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति के संबंध में दांडिक विचारणा से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन, परिवादी और अभियुक्त के बीच की कार्यवाही से है। दूसरा, अभियोजक और अभियुक्त के बीच की कार्यवाही से है। तीसरा, परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी और अभियुक्त के बीच की कार्यवाही से है। या चौथा, उपरोक्त सभी सही हैं। इस क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है। जितने क्वेश्चन आप इसमें से कर पा रहे हैं उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जहां एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय एक तथ्य के ना साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और ना साबित होने के तथ्य पर साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन, एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। तीसरा, एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा परंतु उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा देगा। चौथा, एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को ना साबित मानेगा और साबित होने के तथ्य पर साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ये 44 क्वेश्चन था आपको, इसका आपको सही आंसर करना है। आगे चलते हैं। अगला है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 क्लोज 2 तथा 6 क्लोज 2 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने की प्रार्थना अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष की जाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति अभियुक्त को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वह युक्त साक्ष्य अपने बचाव में पेश कर सके। दूसरा, ऐसी रिपोर्ट अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाएगी जिस पर वह बाद अवलोकन इस आशय का स्पष्टांकन कर हस्ताक्षर करेगा कि उसने रिपोर्ट का अवलोकन कर लिया है। तीसरा, ऐसी रिपोर्ट गोपनीय दस्तावेज, हालांकि यदि न्यायालय उचित समझे तो उसका सार अभियुक्त को संसूचित किया जा सकेगा। और चौथा, अभियुक्त नियमानुसार नकल का आवेदन प्रस्तुत कर सत्य प्रतिलिपि या सत्यापित प्रति को प्राप्त कर सकेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। रामस्वरूप पर सविता की सोने की चैन की चोरी करने का आरोप लगाया जाता है तथा दोष सिद्ध किया जाता है। उपरोक्त दृष्टांत के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, रामस्वरूप को तत्पश्चात उन्हीं तथ्यों पर लूट का आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। दूसरा, रामस्वरूप को तत्पश्चात उन्हीं तथ्यों पर लूट का न तो आरोप लगाया जा सकता है और न ही विचारण किया जा सकता है। तीसरा, हालांकि रामस्वरूप पर उन्हीं तथ्यों के आधार पर लूट करने का आरोप लगाया तो जा सकता है परंतु उसका विचारण नहीं किया जाएगा और उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 1973 की है उसकी धारा 300 में दी गई व्यवस्था के अनुसार बिना विचारण के ही दोषमुक्त कर दिया जाएगा। चौथा, संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही रामस्वरूप को तत्पश्चात उन्हीं तथ्यों पर लूट का आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महिलाओं को अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत निम्न में कौन से नमूनों का वितरण करना वितरण की परिभाषा में आता है? 1, केवल मुफ्त वितरित किए गए नमूने। 2,
केवल सशुल्क वितरित किए गए नमूने, 3 नमूने के तौर पर किया गया वितरण चाहे मुफ्त या अन्यथा, चौथा नमूने का वितरण करना वितरण की परिभाषा में नहीं आता है। आगे चलते हैं। सीआरपीसी से क्वेश्चन है। सीआरपीसी की 2 प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मामले का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन 1 अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। दूसरा भारतीय दंड संहिता की धारा 454 के अधीन अपराध। तीसरा भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन अपराध जहां ऐसी संपत्ति जो छिपाई गई है का मूल्य 5000 है। चौथा ऐसे कार्य से होने वाला कोई अपराध जिसकी बाबत पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत परिवाद किया जा सकता है। आगे 49 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है? पत्नी जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है। अधर्मज अवयस्क संतान, माता या पिता। वयस्क विवाहित पुत्री जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है एवं किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। आगे चलते हैं। 50वां, ये एक प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करना है। विनय चोरी करने के आशय से दिनेश की जेब में हाथ डालता है परंतु पता चलता है कि दिनेश की जेब खाली है। विनय ने क्या अपराध कारित किया है? चोरी करने हेतु आशयित वस्तु ही नहीं होने के कारण विनय ने कोई अपराध कारित नहीं किया। दूसरा, विनय ने चोरी का प्रयास करने का अपराध कारित किया। तीसरा, विनय ने कृत्य से लोगों को यह पता चल गया कि दिनेश की जेब खाली रहती है जिस कारण से विनय ने दिनेश की मानहानि करने का अपराध कारित किया है। या चौथा, विनय ने आपराधिक दुर्विनियोग के प्रयास का अपराध कारित किया है। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अपराध है जिसको कारित करना यदि किसी जमाव का उद्देश्य हो तो वह विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में नहीं आता? पहला, लोक सेवक को उसके विधिपूर्ण शक्तियों के प्रयोग में आपराधिक बल के प्रदर्शन से आतंकित करना। दूसरा, किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। तीसरा, आपराधिक अतिचार कारित करना और चौथा, छल कारित करना। अगला क्वेश्चन, ये भी एक प्रॉब्लम है। चेतना एवं विजयता एक ही दफ्तर में काम करती है। चेतना को विजयता का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर निरंक प्रष्ठांकन है। चेतना यह जानते हुए कि यह वचन पत्र विजेता का है उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास इस आशय से रख देती है कि वह भविष्य में उसे विजेता को प्रत्यावर्तित कर देगी। निम्न में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, चेतना ने कोई अपराध कारित नहीं किया क्योंकि उसका आशय यह था कि भविष्य में उसे विजेता को प्रत्यावर्तित कर देगी। दूसरा, चेतना ने संपत्ति को बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग करने का अपराध कारित किया है। तीसरा, चेतना ने एक सरकारी वचन पत्र के संबंध में आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित किया है। चौथा, चेतना ने छल का अपराध कारित किया है। तो ये आपको आंसर करना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एक प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1, जब वह व्यक्ति उसकी उपस्थिति में एक अजमानतीय और असंज्ञेय अपराध कारित करता है। दूसरा, जब वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में एक जमानतीय और संज्ञेय अपराध कारित करता है। तीसरा, जब वह व्यक्ति उसकी उपस्थिति में एक अजमानतीय और संज्ञेय अपराध कारित करता है। चौथा, जब वह व्यक्ति उसकी उपस्थिति में एक जमानतीय और असंज्ञेय अपराध कारित करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि मात्र विवाह के 7 वर्ष के भीतर वैवाहिक निवास में मृतका की अप्राकृतिक मृत्यु अभियुक्त को धारा 304 ख या आप इसे 304 बी भी कह सकते हैं एवं 498 क या आप इसे 498 ए भी कह सकते हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं यदि मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता तथा तंग करना साबित नहीं होता है। केस लो है, केस लो बताने हैं आपको। पहला है फुलेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य। दूसरा है मनोज कुमार सोनी बनाम एमपी राज्य है। तीसरा है चरण सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य और चौथा है पूनम शर्मा बनाम भारत संघ। आगे चलते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पश्चातवर्ती देखरेख से उन व्यक्तियों की जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है
वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है। ऑप्शन 1, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। 2, 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरा, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है परंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। और चौथा, 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है परंतु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से चोरी के अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है। क्या नहीं है? बेईमानी, पूर्ण आशय, जंगम संपत्ति, संपत्ति के स्वामी का कब्जा, क्षति कारित करने का भय। क्या इसमें चोरी के आवश्यक तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए आगे फिर एक प्रॉब्लम दी गई है अगले क्वेश्चन में। हरिओम को चोरी के अपराध के लिए 2 वर्ष के सादा कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। जुर्माना नहीं देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है। 2 वर्ष सजा भुगतने के दौरान हरिओम की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। हरिओम के तनहा स्वामित्व का केवल 1 मकान है। ऐसे में जुर्माना राशि की वसूली के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, हरिओम की मृत्यु हो जाने के कारण वह जुर्माने के दायित्व से मुक्त हो गया। 2, जुर्माना राशि की वसूली उसके मकान से की जाएगी। 3, वह न्यायालय के विवेक का विषय है, न्यायालय दायित्व से मुक्त भी कर सकता है और जुर्माना राशि की वसूली उसके मकान से भी कर सकता है। और चौथा है, जुर्माना राशि की वसूली उसके मकान से नहीं हो सकती, हालांकि यदि न्यायालय चाहे तो उसके विधिक उत्तराधिकारियों से ऐसी राशि की वसूली के आदेश दे सकता है। आगे चलते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर बालक की साक्ष्य अभिलिखित की जाएगी। वहाँ 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा किया जाएगा। दूसरा, 3 माह के भीतर बालक की साक्ष्य अभिलिखित की जाएगी एवं 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा किया जाएगा। तीसरा, 30 दिन के भीतर बालक की साक्ष्य अभिलिखित की जाएगी एवं 6 माह की अवधि के भीतर विचारण पूरा किया जाएगा। और चौथा, 2 माह के भीतर बालक की साक्ष्य अभिलिखित की जाएगी एवं 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा किया जाएगा। आगे चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यवाही को बंद कमरे में किए जाने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 1, समस्त कार्यवाही बंद कमरे में की जानी चाहिए। 2, यह कथन सही नहीं है, समस्त कार्यवाही खुले न्यायालय में की जानी चाहिए। तीसरा, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि ऐसा आवश्यक है तो कार्यवाहियाँ बंद कमरे में संचालित की जा सकती हैं। और चौथा, यदि दोनों पक्षकारान लिखित में सम्मति देते हैं तभी कार्यवाही खुले न्यायालय में की जा सकती है, अन्यथा हर सूरत में बंद कमरे में ही की जानी चाहिए। आगे चलते हैं। किसी गांव के सरपंच मोहन पर ग्राम सभा की सचिव सविता के साथ बलात्कार करने का अपराध का विचारण चल रहा था। सविता से प्रति परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या अभियुक्त सरपंच बनने से पूर्व के सरपंच अमित के साथ उसके स्वेच्छा या अवैध संबंध है? ऐसा प्रश्न है। अनुज्ञेय है, लोक अभियोजक की पूर्व अनुमति से अनुज्ञेय है, पूर्व सरपंच अमित की लिखित सहमति से अनुज्ञेय है या अनुज्ञेय नहीं है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 94 के अंतर्गत सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। 1, केवल जिला मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश द्वारा। 2, केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश द्वारा। 3, केवल जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा। चौथा, केवल जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत पारित संरक्षण आदेश को भंग करने का अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय है, असंज्ञेय एवं अजमानतीय है, संज्ञेय एवं अजमानतीय है या संज्ञेय एवं जमानतीय है, ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मामले में न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 70 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। ऐसा वारंट प्रवर्तन में रहेगा मामले की आगामी तिथि तक, जब तक निष्पादित न कर दिया जाए या उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए। तीसरा, मामले के अंतिम रूप से निस्तारित किए जाने तक। और चौथा, वारंट पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी के उस न्यायालय में पदस्थापित रहने तक।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 के प्रावधान निम्नलिखित में से किसको लागू नहीं होते हैं? एक, अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध को। दो, 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध को। तीसरा, अन्यतः दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध को। या चौथा, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विशेष परिस्थितियों में एक घर को जेल घोषित किया जाकर सुरेश, रमेश एवं जगदीश को उस घर में न्यायिक अभिरक्षा में तीनों को रखा गया है। उस घर के चारों ओर सशस्त्र बलों का कड़ा पहरा है। जगदीश की हत्या हो जाती है, जिसके लिए सुरेश और रमेश को अभियोजित किया जाता है। हत्या की कोई सीधी साक्ष्य नहीं मिलती है। अभियोजन पक्ष यह साबित करना चाहता है कि सशस्त्र बलों का पहरा होने के कारण किसी का भी उस घर में जाना संभव नहीं था एवं जगदीश की हत्या सुरेश व रमेश के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा किया जाना संभव ही नहीं था। यह तथ्य सुसंगत है, असंगत है, न तो सुसंगत है न असंगत है, निश्चयात्मक सबूत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रचित एवं विकास के मध्य पुरानी रंजिश है। विकास एक स्वचालित पिस्तौल लेकर रचित के घर उसकी हत्या कारित करने को जाता है तथा जाते ही उसके सिर पर पिस्तौल लगाकर कहता है कि तूने मुझे बहुत परेशान किया है, आज तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। रचित अचानक विकास के हाथ से पिस्तौल छीन लेता है, जिस पर विकास तुरंत ही वहां से भागने लगता है। रचित भागते हुए विकास के ऊपर पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायर करता है, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। रचित ने क्या अपराध किया है, ये आपको बताना है। रचित ने अपनी आत्मरक्षा की है, इसलिए कोई अपराध नहीं किया। दूसरा, रचित ने हत्या की श्रेणी में आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया है। तीसरा, रचित ने हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया है। और चौथा, रचित ने उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का अपराध किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत फर्म के संबंध में संचालक से अभिप्रेत है। उस फर्म का कोई भागीदार, उस फर्म का कोई भी कर्मचारी जो फर्म के कार्यकलापों में लिप्त हो, उस फर्म का मैनेजर या उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन की उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार अभिलिखित करेगा। एक विशेष लोक अभियोजक, बी न्यायालय का रीडर, 3 बाल कल्याण समिति का सदस्य, या चौथा बालक के माता पिता या अन्य से व्यक्ति जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास हो। आगे चलते हैं। जयपुर में कारित हत्या के अपराध का विचारण गलती से जिला एवं सेशन न्यायाधीश दोषा द्वारा कर दिया जाता है तथा अपराधी को दोष सिद्ध घोषित कर दिया जाता है। निम्न में कौन सा कथन सही है? ऐसे विचारण एवं दोष सिद्धि गलत सेशन खंड में विचारण किए जाने के कारण अपने आप में ही शून्य है। ऐसा विचारण एवं दोष सिद्धि गलत सेशन खंड में विचारण किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। ऐसा विचारण एवं दोष सिद्धि केवल उस दशा में ही अपास्त किया जा सकता है जब यह प्रतीत होता हो कि गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। या चौथा, उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन कार्यवाही करने के प्रयोजन से आंतरिक समिति को किसी व्यक्ति को समन करने या शपथ पर उसकी परीक्षा करने के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है। दूसरा, किसी वाद का विचारण करते समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है। तीसरा, किसी परिवाद का विचारण करते समय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी दंडिक न्यायालय में निहित है। या चौथा, किसी परिवाद का विचारण करते समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन किसी फौजदारी न्यायालय में निहित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं। अब आपकी जो लौ का पोर्शन था वो खत्म हो गया है। इसमें अशुद्ध शब्द है, ये आपको बताना है। अभ्यर्थी, स्वतंत्र, निरपराध या उच्छ्वास, अशुद्ध को छांटना है। आगे अगले क्वेश्चन में सुमेलन की बात की गई है, ये आपको बता रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग दिए गए हैं शब्दों के और आपको सही सुमेलन नहीं है ये बताना है। विधिमान्य, विधिपूर्वक, विधिपूर्ण, विधि सम्मत।
अपने आप को स्वयं मारने वाला वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है ये बताना है। आत्मघात, आत्महत्या, आत्मवंचक, आत्मघाती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संज्ञा से बनने वाला क्रिया रूप नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा है। बतियाना, अपनाना, हथियाना या स्वीकारना। आगे पूछा गया तत्सम शब्द नहीं है। छटा, मकर, चीता, बंधन। इसके बाद बहुवचन में यथावत प्रयोग हेतु उपयुक्त शब्द वाला विकल्प है, ये बताना है। लड़की, प्राण, घोड़ा या बकरी। आगे उपयुक्त विलोमता वाला विकल्प नहीं है। असूया, अनसूया, अनिवार्य, निवार्य, अभिज्ञ, भिज्ञ, आद्र, अनाद्र। आगे है किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं। गुलाब, सेब, शरबत, टकसाल, धनिया, शराब, सौदामनी, रुपया, संदूक, मखमल, पुस्तक, मौसम। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कुलीन, ग्रामीण, शालीन या प्रवीण। आगे शुद्ध वाक्य बताना है आपको। देश में सर्वस्व शांति है। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। बजट के ऊपर बहस होगी और राष्ट्र की उन्नति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह के अशुद्ध शब्द वाला जो प्रयोग है वो बताना है। वह तुम्हारे क्या कहने, हे ईश्वर सबका कल्याण हो, भगवान तुम्हारा भला करे, वह कितना अच्छा गीत गाया। तुमने 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से सही को बताना है। आगे चलते हैं। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अन्वेक्षण, अनुपस्थित, अनव्यय, अनुष्ठान। आगे दाल में कुछ गिर गया है वाक्य में कुछ शब्द में सर्वनाम किस प्रकार का है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द रूप नहीं है, ये बताना है। सुषुप्ति, सचंद्र, वाग्मय, समुद्रोमर्मी। आगे है दमड़ी की सुर्द, सवामन, मलिदा। इस लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है ये बताना है। थोड़े से लाभ के लिए बहुत अधिक खर्च करना, छोटी सी वस्तु के लिए बेईमानी करना, खुशामद से प्रसन्न होना, जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना। अब आपका इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। आगे है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यू आउट टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लीन सराउंडिंग, आउट टू बी केप्ट, आवर सराउंडिंग, आउट टू बी केप्ट क्लीन, कीप द सराउंडिंग क्लीन, आउट वी टू केप और सराउंडिंग क्लीन। आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, विन द मॉडल एक्सली सूटेबल फॉर द मीनिंग इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। आपको खाली स्थान भरना है। आई पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ। मे, विल, डेयर या माइट क्या आएगा इसमें ये बताना है आपको। आगे है टेल मी वेयर यू लिव, इन द गिवन सेंटेंस नाउन क्लोज इज यूज्ड एज। इंग्लिश का पोर्शन चल रहा है, यानी आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, और मैंने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। एक वीडियो पूरा सिलेबस का डाला हुआ है। आगे फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म भरने के लिए आगे है फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल और डिटर्मिनर का आपको यूज़ करना है। सिनोनियम्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल को ही पूछा गया है, फिर दोबारा से आर्टिकल को पूछा गया है, 3 आर्टिकल के क्वेश्चन, फिर एंटोनियम्स पूछे गए यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची सिनोनियम्स। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट फॉर्म देना है वर्ब का आपको। इसके बाद आपको चूज द ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन ब्लू, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फ्रेसल वर्ब आइटम्स फॉर द ऑप्शन गिवन ब्लू। फ्रेसल वर्ब से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। फिर फिल इन द ब्लैंक है, करेक्ट फॉर्म बतानी है वर्ब की। 99 क्वेश्चन पर आते हैं कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फ्रेसल वर्ब, फ्रेसल वर्ब से है। और सोवा यानी इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेंस, यानी एक्टिव पैसिव से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह ये पूरा पेपर हो गया। आपको पेपर इसलिए समझाया गया है ताकि आप देख सकें कि किस तरह का राजस्थान का पेपर पूछा जाता है। इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।